हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2022। काफी सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं। यहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्वेश्चन था, जो कि 3 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र क्या है, संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मेंशन ब्रीफली। आपको पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में 3 क्रिटिकल रिसर्चेस आपको बताने हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्चेस एरियाज आपको यहाँ पे बताने हैं। आंसर आपके पास क्या है? 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। सबसे पहला आपको कहा गया है प्रोवाइडिंग द बेस्ट catalyst in the form of improved organism, usually in the form of microbe or pure enzyme। ठीक है। सेकेंड आपको क्या कहा गया है? creating optimal condition through the engineering for a catalyst to functions। और तीसरा आपको कहा गया है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार आप स्टडी करेंगे, एक बार आप रीड करेंगे, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है, जो 22वां क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ रखा है। आपको क्या करना है? एक्सप्लेन ब्रीफली। आपको 3 पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। पहला है पीसीआर, ठीक है। दूसरा है जैल विद्युत का संचलन, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आप बात करेंगे। और तीसरा है बायोफिरेसिस। तीनों क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपने कहा द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ मेथड वाइडली यूज्ड टू रैपिडली मेक अ मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सैंपल, allowing scientists to take a very small sample of DNA and amplify it to a large enough amount to study in detail। क्या होता है पीसीआर? सबसे पहले तो पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? आपने कहा पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होगी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। P4 पॉलीमरेज, C4 चेन एंड R4 रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर की फुल फॉर्म मिल गई है। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है? इट इज अ मेथड वाइडली यूज्ड टू रैपिडली मेक मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सैंपल। आपने एक डीएनए का सैंपल लिया, डीएनए का छोटा सा स्ट्रैंड आपने लिया, और पीसीआर के द्वारा आपने क्या किया? मिलियंस और बिलियंस में क्या कर दिया? उस डीएनए की कॉपी बना दी है। किस प्रोसेस के द्वारा बनाई है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा बनाई है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है क्यों हम बना रहे हैं कॉपी? ऐसा क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? डीएनए की कॉपी बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आपका आता है। दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा क्या हो रही है? जो डीएनए उसकी बहुत सारी कॉपीज आपके पास आ रही है, लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। पीसीआर के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है? अलाउइंग साइंटिस्ट टू टेक अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ डीएनए एंड एम्पलीफाई इट टू अ लार्ज इनफ अमाउंट टू स्टडी इन डिटेल। यहाँ पर एक छोटा सा जो डीएनए का अमाउंट है वो इनफ होता है डीएनए की कॉपी के लिए, ठीक है, और डीएनए की स्टडी के लिए। अब देखिए, पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर डीएनए को कॉपी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपने कहा कि आजकल आपको एक बीमारी दिखाई दे रही होगी कि जो कि हर दूसरे व्यक्ति में होती है, वो है डायबिटीज। ठीक है, शुगर के पेशेंट्स आपने देखे होंगे। तो होता क्या है इनमें? जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो कम होने लगता है। इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लगेगा तो क्या होगा? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। उससे पहले आइए कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? आपने कहा पैनक्रियास से होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? कि जो वहां पर शुगर लेवल है उसे मेंटेन करना, जो शुगर है हमारे ब्लड में उसे मेंटेन करना, शुगर को स्टोर करके रखना, और जब जब आपको जरूरत होगी तब तक शुगर को रिलीज करते रहना। ठीक है, ये काम है इंसुलिन का। कि इंसुलिन क्या करता है? जो शुगर होता है, जो एक्स्ट्रा शुगर होगी या फिर जो शुगर लेवल होगा, उसे मेंटेन करना। अब अगर इंसुलिन ही सिक्रीट नहीं होगी तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है,
तो होता क्या है कि इंसुलिन आप करना क्या पड़ेगा, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो अब आपको उस जीन को क्या करना है, अगर आप किसी व्यक्ति में इंसर्ट करा देते हैं तो वो फिर क्या करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगेगा। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जो इंसुलिन का जीन है उसकी आपको कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए आपको कॉपी बनानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से होता क्या है कि ऐसे ही बहुत सारे पर्पस होते हैं जिससे कि आप डीएनए की कॉपी बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पर बेनिफिशियल जीन्स होते हैं या फिर जो हेल्दी जीन होते हैं उसको आप प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जब आपने हेल्दी जीन प्रोड्यूस कर लिया है तब आप जो फॉल्टी जीन होता है उससे रिप्लेस वहां पर कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पीसीआर में क्या किया जाता है, डीएनए की कॉपी की जाती है, क्यों डीएनए की कॉपी कर रहे हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। आपने कहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वहां पर क्या होता है कि जो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है उनके साइज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने किसी डीएनए के पार्ट को या किसी डीएनए के पीस को आपको लेना है, उसको स्टडी करना है या उसकी कॉपी आपने करनी है, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डीएनए निकालना पड़ेगा। जो जिस सेल से आपको डीएनए निकालना है आप डीएनए को निकालोगे, ठीक है। अब डीएनए में आपको कौन सा जीन चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ स्टेप वहां पर फॉलो करने पड़ते हैं, जिनमें से एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले तो क्या होता है कि डीएनए की कटिंग की जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डीएनए क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। अब हमने क्या किया कि डीएनए के साइज के अकॉर्डिंग, डीएनए के जो पीस थे उनके साइज के अकॉर्डिंग हमने उन्हें अलग अलग वहां पर क्या किया है, सेपरेट किया है। किसके द्वारा किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। तो आपने कहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। डीएनए सैंपल्स आर लोडेड इनटू वेल्स एट वन एंड ऑफ जेल, ठीक है। जो यहाँ पर जेल होता है एक एंड पर आप क्या करते हैं, उन्हें क्या, जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उन्हें वहां पर क्या करते हैं, लोड करते हैं। एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाई टू पुल दैम थ्रू द जेल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिससे कि क्या हो, यहाँ पर मूवमेंट हो। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज सो दे मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे क्या हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर अप्लाई किया गया है तो आपने कहा कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, उसका जो नेचर है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसकी ओर क्या होता है, वो अट्रैक्ट होगा यानी कि वो उसकी तरफ मूव करेगा। अब क्या होगा, जो छोटे पीस होंगे डीएनए के, जो छोटे सेगमेंट होंगे वो जल्दी से वहां से मूव कर लेंगे, ठीक है। जो बड़े सेगमेंट होंगे वो देरी से मूव करेंगे। तो इसी प्रकार से होता है कि जो छोटे सेगमेंट है वो आगे पहुंच गए हैं, बड़े सेगमेंट पीछे रह गए हैं। हो गया, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तीसरा है बायोपिरेसी। क्या होता है, pertaining and exploitation of bioresources of the other nations without a proper authorization or access and benefit sharing agreement is called a biopiracy। बायोपिरेसी में होता है क्या है कि अगर आपने किसी देश की जो संपदा है उनसे बिना पूछे यूज में ले ली है, it is being carried out by a many organization and a multinational companies by posing that component of bioresources are product of their research। example है turmeric, neem, basmati rice are some of the products have a patent in other countries। ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक बार आप स्टडी कीजिए, एक बार रीड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं उसे देख लीजिए। उसमें आपसे पूछा गया है 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, जिसमें आपसे कहा गया है लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में कोई 3 अंतर लिखिए, यानी कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। कहाँ से आया है ये क्वेश्चन, ये आया है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, आपने जब चैप्टर पढ़ा है तो आपने डायग्राम के माध्यम से वहां पर पढ़ा था। अब यहाँ पर बन क्या रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, स्पोर बन रहे हैं। अगर स्पोर बन रहे हैं तो जहां स्पोर बन रहे हैं वो बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर स्पोर बने हैं या गैमीट बने हैं।
हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है? डिप्लॉइड का मतलब 2n से हम दिखाते हैं, हैप्लॉइड को हम n से हम दिखाते हैं। 2n का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और n का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को यानी कि जितने क्रोमोसोम थे उनका जो आधा था उसे आपने हैप्लॉइड कहा। ठीक है, और अगर पूरे क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो आपने कहा फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर कोई प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, कैसे आप पता लगाते हैं? आपने कहा अगर हैप्लॉइड है, अगर हैप्लॉइड है तो क्या बने? यहाँ पर गैमीट बने। ठीक है, और अगर डिप्लॉइड है तो क्या बने? यहाँ पर पोर्स बने। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, आपने कहा प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, अगर अगर हैप्लॉइड है तो गैमीट बने, और अगर डिप्लॉइड है तो स्पोर बने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं? स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, कब क्लियर है इतनी बात? तो देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए, सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। आपने कहा इट इज द प्रोसेस वेयर a diploid microspore mother cells undergoes a meiotic cell division to form a haploid microspore and male gametophytes। ठीक है, इसका मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या कर रही है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यहाँ पर क्या बन रहा है? मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, मेल गैमीट बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेल गैमीट के बनने की जो प्रक्रिया है प्लांट में, उसे आप क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह सकते हैं, उसे आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? आपने कहा कि फीमेल गैमीट के बनने की जो प्रक्रिया है उसे आप क्या कह रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब पढ़ लेते हैं कि हमें डेफिनेशन में क्या बताया गया है। आपने कहा इट इज द प्रोसेस वेयर अ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी उसमें क्या हुआ? मियोटिक सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, मियोटिक सेल डिवीजन हुआ, और जब मियोटिक सेल डिवीजन हुआ तो यहाँ पे क्या बने? हैप्लॉइड स्पोर बने। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर बने। अब ध्यान दीजिए, आपको कहा क्या जा रहा है? आपने कहा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी कैसी थी? डिप्लॉइड थी। ठीक है, डिप्लॉइड थी माइक्रोस्पोर मदर सेल कुछ इस प्रकार से। जब आपने देखा था, जब आपने एंथर का टीएस देखा था तो आपको इस प्रकार से दिखाई दिए थे, चार थीका आपको दिखाई दिए थे। ठीक है, और आपने कहा कि इनके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये क्या थी आपके पास? माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी से, जिससे आपने कहा था। आपने कहा यहाँ पे क्या हुए? डिवीजन हुए, और डिवीजन हुए तो ये किसकी? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात हो रही है। बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल अंदर हैं। आपने कहा कि आप जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को आपने देखा तो कैसी थी? डिप्लॉयड थी। क्या है यहाँ पे आपको? डिप्लॉयड बताया गया है, डिप्लॉयड थी। तो इनमें क्या हुए? डिवीजन हुए, माइटोटिक डिवीजन हुआ, और यहाँ पर आपको 4 स्पोर देखने को मिले। ठीक है, अब ये जो 4 स्पोर आपको देखने को मिले हैं, तो आपने कहा ये कैसे थे? हैप्लॉइड यहाँ पर थे। ये कैसे थे? हैप्लॉइड यहाँ पर थे। तो आप समझ रहे क्या हुआ? आपने कहा डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसे आप क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका आप कह रहे हैं। ठीक है, आपने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जो कि डिप्लॉयड है, जिसे हम 2n से भी दिखा दे रहे हैं। इसमें क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन हुआ, विभाजन हुए। विभाजन के फलस्वरूप इस माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक सेल की बात हो रही है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात हो रही है। इसमें जब डिवीजन हुए तो यहाँ पर आपको क्या मिले? 4 स्पोर मिले हैं। तो आपने क्या कहा? डिप्लॉइड से क्या बने हैं? स्पोर बन गए हैं। कितने स्पोर बने हैं? आपने कहा 4 स्पोर बने हैं। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर बने हैं। अब हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर बने हैं, हैप्लॉइड हैं, ये क्या है? स्पोर्स हैं। स्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं, एन से हम दिखा रहे हैं हैप्लॉइड हैं। अब इनमें फिर से क्या होंगे? चेंजेस आएंगे, डिवीजन होंगे। अब ये एक स्पोर की बात हो रही है, हर स्पोर में यही होगा। इस स्पोर में फिर से क्या हुए? डिवीजन हुए, और यहाँ पे क्या बनी? मेल गैमेट बना। ठीक है, अगर आप एक स्पोर को निकाल करके देखेंगे तो एक स्पोर यहाँ पर आपने क्या कहा कि उस हर चारों स्पोर में यही चीजें होंगी। ठीक है,
चारों स्पोर में यही चीज हो रही है। आपने एक स्पोर को निकाल के देखा, आपने कहा इसमें फिर से फर्दर डिवीजन होंगे और यहाँ पर मेल गैमेट आपको मिलेंगे। कितने मेल गैमेट मिलेंगे आपको? जब आपने सीड का स्ट्रक्चर देखा था तो आपने क्या देखा था? आपने कहा था इस प्रकार से आउटर कोट होता है, जिसे आपने क्या कहा? एक्साइन कहा या इंटाइन था? एक्साइन बीच बीच में क्या था? यहाँ पे ब्रेक था, बीच बीच में फटा हुआ था, ठीक है। और इसी के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिले? दो मेल गैमेट यहाँ पर बनेंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं कि जिनमें यहीं पर मेल गैमेट बनते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पराग नलिका बनती है, तब वहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या कहा? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बने। हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड से क्या बना? गैमेट बना। डिप्लॉइड से क्या बना? स्पोर बना। समझ रहे हैं आप लोग प्रोसेस? डिप्लॉइड से स्पोर बने, ठीक है। स्पोर कैसे थे? हैप्लॉइड थे। हैप्लॉइड से क्या बना? मेल गैमेट बना है, ठीक है। अब आपने कहा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 स्पोर बने और एक स्पोर से क्या हुए? यहाँ पे 2 के गैमेट यहाँ पर बन रहे हैं, 2 मेल गैमेट यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 3 गैमेट हैं उनमें भी सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। आया समझ में जो प्रोसेस थी यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है? ये जो डायग्राम है ये आपका जो एंथर है, इस प्रकार से, जिसे आप परागकोश कहते हैं। इस परागकोश का जब आप टीएस देखते हैं तब आपको इस प्रकार की संरचना यहाँ पर मिलती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस में। आपने कहा इट इज द प्रोसेस वेयर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द डिप्लॉइड मदर सेल। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होगी, ठीक है। कैसी थी? डिप्लॉइड थी मेगास्पोर मदर सेल। उनमें जब डिवीजन हुए तो क्या मिला आपको? हैप्लॉइड मेगास्पोर मिले, ठीक है। हैप्लॉइड मेगास्पोर मिले और हैप्लॉइड मेगास्पोर से आपको क्या मिले? गैमेटोफाइट यहाँ पर मिली है। तो माइक्रोस्पोर का मतलब, जब भी आपको कहा गया, माइक्रो का मतलब होगा मेल गैमेट, मेगा का मतलब होगा फीमेल गैमेट, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? यहाँ पर लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में क्या हो रहा है? मेल गैमेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपसे कहा गया द प्रोसेस अकर्स इनसाइड द पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो प्रोसेस हो रही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन की, वो कहाँ पर हो रही है? आपने कहा पॉलन सैक में हो रही है या माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रही है? यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर हो रही है। The process occurs in the nucleus of the ovule or a megasporangium। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पे हो रही है? ओव्यूल के अंदर है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये प्रोसेस पाई जा रही है। तीसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोड्यूस पॉलन। यहाँ पर क्या होगा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब आपने परागण पढ़ा, जब आपने पॉलिनेशन पढ़ा तो आपने क्या कहा? पराग कण ही क्या कर रहे हैं? एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं, तो उन्हीं पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अगला जो डिफरेंस है वो है माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज इन आर टेट्राहेड्रल फैशन, ठीक है, क्योंकि 4 स्पोर यहाँ पर बन रहे हैं। मेगास्पोर्स आर अरेंज इन अ लीनियर फैशन। ये क्या होते हैं? लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। अरेंजमेंट की बात यहाँ पर की गई है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको कहा गया है ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड आर फंक्शनल। यहाँ पर चारों जो यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन रही है, जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, चारों ही फंक्शनल होते हैं, चारों से ही गैमेट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ओनली 1 आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स फॉर्म इज फंक्शनल। यहाँ पर 4 मेगास्पोर तो बने थे, लेकिन 4 में से 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर वहां पर क्या होता है? फंक्शनल होता है। क्लियर है इतनी बात? दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देख लीजिए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? आपको इसका डायग्राम भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके पास आया है, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित के कार्य लिखिए। आपको 3 यहाँ पर अलग अलग खंड दिए गए हैं, इनमें आपको इनके कार्य बताने हैं। पहला है फिमरी, ठीक है, जिसे आप झाले कहते हैं। दूसरा है कार्पस ल्यूटियम, पीक पिन जिसे आप कहते हैं। तीसरा है प्लेसेंटा यानी कि अपना। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिमरी के बारे में। फिमरी क्या होते हैं? कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कहाँ पे? आपके फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए फैलोपियन ट्यूब पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है। अलग अलग पार्ट होते हैं आपने कहा, ये है एम्प्यूला, ये है स्टमक, ये है इनफंडिबुलम, और ये है आपकी फेमरी। जो आपको उंगलीनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो है यहाँ पर फेमरी। फेमरी के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होता है, ओवरी होती है। ठीक है, क्या होता है, ओवरी होती है। ओवरी में, ओवरी के अंदर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, जो फिमरी है, फिमरी जो उंगली नुमा संरचना है उसे आप फिमरी कह रहे हैं। फिमरी के सामने आपने कहा ये क्या होगा, फीमेल गैमेट होगी। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि दोनों साइड यहाँ पर ओवरी होती है, यहाँ पर भी ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पर भी ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मंथली साइकिल चलती है, तो एक बार इस ओवरी से यहाँ पर एग सेल निकलेगी और दूसरी बार यहाँ से निकलेगी। अब बात आती है कि फिमरी का फंक्शन क्या होता है। आपने कहा अगर आप बात करते हैं कि जो फीमेल बॉडी होती है उसमें कोई ऐसी सेल है जो मूवेबल होती है, जो मूव करती है, आपने कहा नहीं, ऐसी कोई सेल नहीं होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा जो एग सेल है वो यहाँ से यहाँ चला जाए, क्योंकि हमने कहा कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो कहाँ होगा, इस वाले पोर्शन में होगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होगी, कौन से वाले में, एम्प्यूला वाले में। तो यहाँ पे होगा क्या कि मेल गैमेट को भी यहाँ पे आना पड़ेगा, फीमेल को भी यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि मेल गैमेट में आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, फ्लैजुलरी मूवमेंट आप देखते हैं, ठीक है, मूव करता है वहाँ पे मेल गैमेट, लेकिन फीमेल गैमेट में कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो फिमरी क्या करती है, कुछ इस प्रकार से क्या चलती रहती है, यहाँ पे गति चलती रहती है, और यहाँ से जो फिमरी है वो फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल को रिसीव कर लेती है और एग सेल एम्प्यूला वाले पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर छोटे छोटे क्या होंगे, सीलिया जैसे प्रोजेक्शन आपको मिलेंगे, जो कि एक्सेल की गति के लिए क्या होंगे, वहां पर सहायक होंगे। तो पढ़ लेते हैं फिमरी के बारे में कि क्या होती है फिमरी और क्या फंक्शन होता है फिमरी का। आपने कहा फिमरी आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि जो फिमरी है वो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं ऑन द एंड्स ऑफ योर फैलोपियन ट्यूब्स क्लोज टू योर ओवरीज, क्लोजेस्ट टू योर ओवरीज। ठीक है, आपने कहा कि फिमरी क्या होती है, उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं और जो कि फैलोपियन ट्यूब का भाग है। फैलोपियन ट्यूब किसका भाग है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। और किसकी क्लोज होती है, आपने कहा ओवरीज की क्लोज होती है। ठीक है, ओवरीज की क्लोज होती है। ईच मंथ योर फिमरी कैच द एग दैट वन ऑफ योर ओवरीज रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन को क्या कहते हैं, क्या परिभाषा होती है, आपने कहा जो एग के जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे आप ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी कि जब एग रिलीज होता है तो यहाँ पे एग क्या हुआ, एग का फॉर्मेशन हो गया, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ तो क्या हुआ, जो फिमरी है फिमरी ने क्या किया, एग को यहाँ पे कैच किया। ठीक है, योर फिमरी देन sweep the egg or ovum into the fallopian tube where the egg can be fertilized। अब क्या होगा, फिमरी ने एग को क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है और एग को आगे की ओर भेजा जाएगा जहां पर कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है कि फिमरी का फंक्शन क्या है। अब आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम पे। आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन इन प्रेगनेंसी। क्या फंक्शन होता है एंडोमेट्रियम का, सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर लेते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का जो कार्य बता रहे हैं वो ये है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। ठीक है, एंडोमेट्रियम कहाँ पाई जाती है, आपने जब यूट्रस की वॉल के बारे में पढ़ा है तो यूट्रस की वॉल के बारे में आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर तीन वॉल के बारे में आप पढ़ते हैं, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो हम तीसरी वाली की बात करेंगे जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, इसको मेंटेन करके रखती है कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि हो गया, हो सकता है फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट यहाँ पर बनेगा, जाइगोट में फिर डेवलपमेंट होगा, वहां पर एक सेल से बहुत सारी सेल स्टेज आएंगी और क्या होगा, ये जो जाइगोट है वो यहाँ इम्प्लांट हो जाता है इस वाले पोर्शन में। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है इस वाले ओवम से, अगर एग निकला है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, अगर यहाँ से एग निकला है तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन होगा प्लस यहीं पे जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट है, जो भ्रूणीय विकास है वो यहीं पर पाया जाएगा।
तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो एंडोमेट्रियम है उसे मेंटेन करके कौन रखता है, कॉर्पस ल्यूटियम रखता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगा ताकि यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके और प्रेगनेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल सके। फंक्शन पता चल गया कॉर्पस ल्यूटियम का। अब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय होने लगेगा। कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी और इसका रिजल्ट आपके पास आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है इतनी बात कि क्या फंक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। तीसरा हमारे पास आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में आपको क्या बता रखा है, द प्लेसेंटा सर्व थ्री मेन फंक्शंस आर टू अटैच द फीटस टू द यूटेराइन वॉल। प्लेसेंटा का सबसे पहला, देखिए प्लेसेंटा वैसे होता क्या है, प्लेसेंटा क्या है, मदर और जो यहाँ पर एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसके बीच में जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है, चाहे वो फीडिंग से रिलेटेड हो चाहे वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि तीन फंक्शन होते हैं किसके, प्लेसेंटा के। पहला तो है जो फीटस है वो यूटेराइन वॉल से अटैच रहे, पहला फंक्शन हो गया है। दूसरा है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फीटस, जो भी पोषक तत्व हैं वो मदर से फीटस में कैसे जाएंगे, प्लेसेंटा के द्वारा जाएंगे। तीसरा फंक्शन क्या है, अलाउइंग द फीटस टू ट्रांसफर द वेस्ट प्रोडक्ट टू द मदर्स ब्लड। उत्सर्जन भी कैसे होगा, प्लेसेंटा के माध्यम से ही होगा। अब ऐसा समझ लीजिए प्लेसेंटा क्या है, बीच की एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक पाइप जैसी संरचना होगी जहां से मदर के ब्लड से जो पोषक तत्व हैं वो फीटस में जा रहे हैं। फीटस का जो यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो इसी पाइप से फिर मदर के ब्लड में चला जा रहा है और रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। तीनों में क्या क्या, यहाँ पे तीनों के फंक्शन एक बार देख लीजिए और इनके डेफिनेशन को नोट कीजिए। चलिए, तो क्लास कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं या कौन से टॉपिक यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन को करना क्या है, जहां पर भी पॉसिबल हो आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।